आज की कहानी काबिल बहू। महानगर के सबसे फौस इलाके में बना वह विशाल और सुसज्जित घर बाहर से देखने वालों को किसी सपनों के महल से कम नहीं लगता था। चमचमाता फर्श, महंगे पर्दे, ड्राइंग रूम में सजे शोपीस और दीवारों पर सनी तस्वीरें इस बात का प्रमाण देते कि इस घर में पैसे और रुतबे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसी घर के भीतर एक जो औरत ऐसी भी थी जिसकी जिंदगी हर सुबह एक बॉर्डर बनकर शुरू होती। उसका नाम था अनामिका। वह इस घर की बहू थी, लेकिन बहू से ज़्यादा उसे एक ऐसी नौकरानी समझा जाता था जिसकी अपनी कोई पहचान, कोई इच्छा, कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। उसके साथ उसके पति आदित्य रहते थे, जिनके लिए शादी सिर्फ सुविधा थी। साथ ही उसकी सास सुधा देवी, जिनका मानना था कि बहू जितनी दबकर रहे उतना ही अच्छा है। ससुर रघुवीर जी, जो सब कुछ देखकर भी वर्षों से चुप रहने के आदी हो चुके थे। आदित्य की बड़ी बहन कविता, जो शादीशुदा होकर भी मायके में ही पड़ी रहती थी और घर में हुक्म चलाना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझती थी। और सबसे छोटी बहन कीर्ति, जो अभी उम्र और सोच दोनों में बाकी सबसे अलग थी। अनामिका की सुबह सूरज से पहले शुरू होती थी। रोज की तरह उस दिन भी यह ठीक 5 बजे उठ गई। आंखों में नींद थी, थरौर में थकान थी, लेकिन उसे पता था कि अगर देर हो गई तो दिन की पहली फटकार उसका इंतजार कर रही होगी। उसने बिना आवाज किए झाड़ू लगाई, पोछा किया, आंगन धोया, पूजा घर साफ किया और फिर सोच रसोई में आ गई। चाय सुधा देवी का साफ नियम था कि जब तक घर चमक न जाए बहू को बैठने का हक नहीं। रसोई में पहुंचते ही अनामिका ने एक साथ कई काम संभाले। आदित्य के लिए हेल्दी ड्रिंक, सास ससुर के लिए चाय और पूरे परिवार के लिए नाश्ता। आज उसने इडली सांभर बनाया था, लेकिन उसके मन में कहीं डर बैठा था, क्योंकि उसे पता था कि घर में खाने से ज़्यादा उसमें कमी निकाला जाता है। करीब 8 बजे सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ बैठे। अनामिका ने चुपचाप सबकी प्लेट में नाश्ता परोसा। जब उसने आदित्य की प्लेट में नाश्ता उसके सामने रखा तो आदित्य ने एक नज़र में ही जैसे फैसला कर दिया हो। उसने प्लेट को ऐसे देखा मानो कोई अपराध हो गया हो। अचानक उसकी आवाज ऊंची हो गई, ये क्या बना दिया है? रोज वही एक जैसा खाना। तुम्हें जरा भी समझ नहीं है कि मुझे वैरायटी चाहिए होती है? अगर पहले बता देती तो बाहर से मंगवा लेता। तुम्हारी अक्ल कहीं और चरने गई है क्या? उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी और अनामिका सिर झुकाए खड़ी थी, जैसे यह सब उसकी गलती हो। सुधा देवी के चेहरे पर यही जानी पहचानी संतुष्टि उभर आई। उन्होंने अनामिका को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, खड़ी क्या है? मेरे बेटे को जवाब दे। जुबान नहीं है क्या? या मायके में बोलना भी नहीं सिखाया? अनामिका जानती थी कि अगर वह बोलती तो बात और बिगड़ेगी। चुप रहना ही उसकी आदत नहीं, मजबूरी बन चुकी थी। आदित्य फिर बोला, ये क्या जवाब देगी? इसे तो बस काम बिगाड़ना आता है। कल ही मैंने साफ कहा था कि मुझे प्रोटीन पैनकेक्स चाहिए थे। यह कहकर उसने प्लेट आगे सरका दी और कुर्सी पीछे करते हुए खड़ा हो गया। बेटा थोड़ा नाश्ता तो कर ले, सुधा देवी ने दिखावे की ममता के साथ कहा।
मर गई मेरी भूख, कहता हुआ आदित्य दरवाजा खटक कर बाहर निकल गया। उसके जाते ही सुधा देवी का असली रूप सामने आ गया। तुझे चैन नहीं मिलता जब तक मेरे बेटे को भूखा न भेज दे। याद रखना, अगर कल से उसने बाहर खाया तो तेरा खाना भी बंद। उनके शब्द अनामिका के कानों में नहीं, सीधे दिल में चुभें। तभी कविता ने भी अपनी प्लेट दूर सरका दी और तिरस्कार से कहा, माँ, इडली कच्ची है और सांभर में स्वाद नहीं है। सच बताऊं तो इसे ढंग का कुछ आता ही नहीं। लगता है इसके मायके में इसे कुछ सिखाया ही नहीं गया। यह सुनकर अनामिका का दिल भर आया, लेकिन उसने आंसुओं को अंदर ही रोक लिया। तभी कीर्ति ने हिम्मत करके कहा, माँ, मुझे तो नाश्ता ठीक लगा, बस थोड़ा नमक कम है। दी, अगर पसंद नहीं आया तो किचन सामने है। कीर्ति की यह बात कविता को चुभ गई। वह गुस्से में बोली, देखा माँ, इसकी वजह से अब कीर्ति भी पलटकर बोलने लगी है। ये इस घर में बहनों के बीच भी जहर घोल देती है। कहकर यह उठी और चली गई। सुधा देवी भी नफरत भरी नजर डालकर वहां से चली गई। रघुवीर जी यह सब देख कर रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली, सिर झुकाया और चुपचाप दफ्तर जाने की तैयारी करने लगे। वर्षों से इस घर में चल रहे इस अन्याय के गवाह थे, लेकिन उम्र और हालात ने उन्हें भी खामोश कर दिया था। सबके जाने के बाद अनामिका ने बर्तन समेटे, चाय बनाकर बैठी थी कि सुधा देवी फिर लौट आई। वाह महारानी, बैठ गई। मेरे बेटे को भूखा भेजकर अब चाय की चुस्कियां ले रही हो। अनामिका ने कप होठों तक ले जाकर वापस रख दिया। आज उसे चाय पीने का भी मन नहीं था। वह अपने कमरे में आ गई। यह अपमान अब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। तभी उसका फोन बजा। मायके से उसकी छोटी बहन पायल थी। दीदी, प्लीज मदद कर दो, मुझे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में नहीं आ रहा। आप तो मैथ में टॉपर थी। यह सुनकर अनामिका का दिल भर आया। किसी को तो याद था कि वह क्या थी। उसने फोन पर इतने आसान शब्दों में समझाया कि पायल की सारी उलझनें दूर हो गईं। उसी वक्त कीर्ति कमरे में आ गई और सब सुन लिया। हैरानी से बोली, भाभी, आप तो सच में कमाल हैं, हमें तो पता ही नहीं था। अनामिका बस हल्की सी मुस्कान दे पाई। कीर्ति ने उसी पल ठान लिया, अब मैं आपसे ही पढ़ूंगी। अनामिका ने पहली बार दिल से कहा, जरूर। यहीं से उस औरत की कहानी ने करवट ली जो अब तक सिर्फ चुप रहने के लिए जानी जाती थी। अगर आप चाहें तो मैं कीर्ति की पढ़ाई जब नियमित रूप से शुरू हुई तो अनामिका की दिनचर्या में पहली बार ऐसा समय आया जिसका इंतजार वह मन से कर रही थी। शाम के 2 घंटे उसके लिए किसी सांस लेने की खिड़की जैसे थे। दिन भर ताने, अपमान और आदेशों के बीच घुटने वाली अनामिका उन 2 घंटों में खुद को फिर से महसूस कर पाती थी। व्हाइट बोर्ड पर लिखते हुए, सवाल समझाते हुए और कीर्ति की आंखों में आत्मविश्वास की चमक देखते हुए उसे वह एहसास होने लगा कि वह सिर्फ किसी की बहू या पत्नी नहीं, यह एक काबिल इंसान भी है। हालांकि घर का माहौल पहले जैसा ही था, लेकिन उन अनामिका के भीतर कुछ बदलाव आ रहे थे। सुधा देवी आए दिन ताना मारती कि पढ़ाने से क्या हो जाएगा, घर की बहू का काम घर संभालना होता है। कविता भी व्यंग में कहती है कि अब इन्हें टीचर बनने का शौक चढ़ा है, लेकिन इस बार अनामिका का सिर झुका नहीं रहता था। यह सुनकर रह जाती थी, लेकिन भीतर कहीं एक मजबूत गांठ बंध चुकी थी। कीर्ति पढ़ाई को लेकर बेहद गंभीर थी। वह हर सवाल को समझना चाहती थी, हर कॉन्सेप्ट की जड़ तक
जानना चाहती थी। पढ़ाई के दौरान वह कई बार कहती, भाभी आप जैसे समझाती हैं वैसे स्कूल में भी कोई नहीं समझाता। इसी दौरान कीर्ति के मन में एक विचार आया। उसने एक दिन सहज सा मोबाइल उठाया और पढ़ाते समय रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अनामिका को शुरुआत में असहजता हुई, उसे लगा कि कहीं यह गलत तो नहीं, लेकिन कीर्ति ने बहुत साधारण शब्दों में कहा, भाभी मैं ही तो पढ़ रही हूँ, इसमें क्या बुरा है, अगर किसी और को भी फायदा हो जाए तो अच्छा ही है। अनामिका मान गई। धीरे धीरे ये वीडियोज सोशल साइट्स पर डाल दिए गए। न कोई शोर न कोई प्रचार, बस सादा सा ज्ञान जिसे लोग चुपचाप सुनने लगे। कुछ ही हफ्तों में कमेंट आने लगे। इतना आसान तरीका पहली बार देखा। मन से डर खत्म हो गया। काश हमारी टीचर भी ऐसी होती। अनामिका इन सब से अनजान थी। वह तो बस कीर्ति को पढ़ाने में लगी रहती थी। एक दिन कीर्ति ने उससे उसका पैन कार्ड, आधार और बैंक की जानकारी मांगी। अनामिका घबरा गई। इतने सालों में उसने कभी किसी से अपने कागजात के बारे में बात तक नहीं की थी। उसने हंसते हुए पूछा, ये सब क्यों चाहिए? कीर्ति ने मुस्कुराकर कहा, भाभी आप मुझ पर भरोसा करिए ना, बस समझ लीजिए कि यह आपकी मेहनत का अगला कदम है। अनामिका ने बिना ज़्यादा सवाल किए सारी जानकारी दे दी। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह किस दिशा में बढ़ रही है, लेकिन पहली बार उसे यह एहसास था कि वह खड़ी है और चल रही है, जिंदा है। अगले महीने दोपहर के समय अनामिका का फोन बजा। एक मैसेज था, उसके अकाउंट में 25,000 जमा हुए थे। कुछ पल तक वह स्क्रीन को देखती रही। उसे लगा शायद कोई गलती से आ गया। इसमें पैसे उसके खाते में। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत घर वालों को बताया। आदित्य का चेहरा सख्त हो गया। यह बोला, ये कैसे हो सकता है, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं, हमें तुरंत बैंक जाना चाहिए। सुधा देवी ने तिरस्कार से कहा, इस औरत को कौन पैसे देगा, घर बैठकर कौन कमाता है। कविता हंस पड़ी, कहीं गलती से किसी और के पैसे तो नहीं आ गए, वरना इसकी क्या औकात। अनामिका चुपचाप खड़ी सब सुनती रही, जैसे हमेशा सुनती आई थी। उसे लगा कि शायद सच में गलती से हो गया होगा। तभी कीर्ति आगे आई। उसका स्वर शांत लेकिन दृढ़ था। उसने कहा, किसी को बैंक जाने की जरूरत नहीं है, ये भाभी की मेहनत की कमाई है। जिस वीडियो को आप लोग टाइम पास समझ रहे थे, वही अब ऑनलाइन ट्यूशन चैनल बन चुका है। लोग भाभी को पसंद कर रहे हैं, सीख रहे हैं और उसी की ये पहली पेमेंट है। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। आदित्य को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। उसकी सैलरी इससे कम थी और जिसे वह हमेशा निकम्मा समझता रहा, वह उससे ज्यादा कमा रही थी। सुधा देवी का चेहरा उतर गया। कविता की आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। उसे यह सफलता किसी तमाचे की तरह लग रही थी। सुधा देवी अचानक चीख पड़ी, बंद हो गया ये। हमारे घर की बहू मोबाइल पर लोगों को पढ़ाएगी, दुनिया भर के लोग इसे देखेंगे, ये सब हमारी इज्जत के खिलाफ है। अब तक चुप रहने वाली अनामिका ने सिर उठाया। यह वही बहू थी जो सुबह अपमान सहकर चाय तक नहीं पी पाती थी। उसकी आवाज काची नहीं, लेकिन उसमें सालों की दबी ताकत भी। उसने कहा, ये सब बंद नहीं होगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना हुनर इस्तेमाल किया है। फिर वह पहली बार सीधे सुधा देवी की आंखों में देखते हुए बोली, जब तक मैं चुप थी आप सबने मुझे कमजोर समझा। आज समझ में आया कि अपनी कदर खुद करनी पड़ती है। यह कहते हुए उसने साफ कहा कि अब उसका चैनल प्रोफेशनल तरीके से चलेगा और वह इसे बंद नहीं करेगी। कीर्ति खुशी से उछल पड़ी। उसने कहा, भाभी आज तो सेलिब्रेशन बनता है। पीछे खड़े रघुवीर जी की आंखें नम थीं। पहली बार उन्हें अपनी बहू पर
खुलकर गर्व हो रहा था। उन्होंने कविता की तरफ देखकर शांत लेकिन कड़े स्वर में कहा, बेटी, पैसे कमाने के लिए हुनर और मेहनत चाहिए, सिर्फ हुक्म चलाने से कुछ नहीं होता। आदित्य यही खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि जिस औरत को उसने कभी बराबरी का ही नहीं समझा, वह उससे कहीं आगे निकल चुकी है। उस दिन अनामिका ने सिर्फ 25,000 नहीं कमाए थे, उसने अपने भीतर दबा आत्मविश्वास वापस पा लिया था। उसने अपने स्वाभिमान को पहचान लिया था। वह अब सिर्फ किसी के तानों से परिभाषित होने वाली बहू नहीं थी, बल्कि एक काबिल, आत्मनिर्भर और मजबूत औरत थी। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है, उस ऊंचाई के साथ कि जब इंसान खुद अपने लिए खड़ा होता है तभी दुनिया उसे सम्मान देना सीखती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। आप सभी का धन्यवाद।